हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जौहरी पाठशाला बाय अमित जौहरी सर। आज हम एक नया टॉपिक लाएं, बड़ा इंटरेस्टिंग, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एज वी ऑल नो दैट वेन एवर लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, द लाइट का पाथ बेंड्स। when light travels from one medium to other medium, the path of the light bends either towards the normal or away from the normal. That depends on the situations that we are going to discuss. तो कहने का सार ये है, कंक्लूजन ये है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बेसिक डेफिनेशन हमें क्या बताती है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की हमें बेसिक डेफिनेशन ये बताती है कि whenever light travel from one medium to other medium, the path of the light bends. That is the most important thing. Bends दो टाइप से हो सकता है, या तो away from normal होगा या फिर towards the normal होगा। This is the basic definition of refraction. Second thing पे हम आते हैं कि सर why refraction happens? Why light का path bends? क्यों? Because the answer is very simple. The cause of refraction is the speed of light in different medium is different. Why speed of light in different medium is different? So this is the first answer I gave. What is the cause of refraction? Because different medium has different speed of light. इस पे पहले एक एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग। Let us suppose I have a lawn tennis बॉल है मेरे पास एक लॉन टेनिस बॉल, मतलब कॉस्को बॉल बोलते हैं हम लोग। उसको अगर मैंने सीधे फेंका, अगर मैं एयर रेजिस्टेंस को भूल जाऊं तो वो अगर सीधे पाथ को ट्रेवल कर रही है तो उसका पाथ दो टाइप से डाइवर्ट होगा। अगर होगा तो या तो वो ऊपर टेक ऑफ कर जाएगा या फिर वो बॉल नीचे की तरफ जाने लगेगा। बॉल ऊपर की तरफ जाएगा या बॉल नीचे की तरफ जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कि जैसे ही मीडियम चेंज हो रहा है उसकी स्पीड में इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर वी स्टडी इन लाइट ऑल्सो इन रिफ्रैक्शन में, बिकॉज वी नो दैट इन रे ऑप्टिक्स में वी कंसीडर पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, फोटॉन्स, विच मेक्स रेज। तो जब भी रेज एक मीडियम में जाती हैं उनकी उस मीडियम में स्पीड कांस्टेंट रहती है, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट रहती है। लेकिन जैसे ही उस मीडियम में चेंज आता है, व्हेन दे क्रॉस द बाउंड्री एंड रीच टू द अदर मीडियम, तो अदर मीडियम में उनकी स्पीड डिफरेंट है। और ड्यू टू दिस चेंज इन स्पीड दो पाथ होता है लाइट का, वो बेंड हो जाता है। अब स्पीड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, दैट डिपेंड्स कि वो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा या टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा। उन सारी चीजों को अभी हम इस लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं। और लाइट से, रिफ्रैक्शन से कनेक्टेड और क्या क्या फेनोमेनन्स आती हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डेफिनेशन और उसके कॉज मैंने बताए, अब मैं इसको और एक्सप्लेनेशन मूड में ले जाता हूं। बाय टेलिंग द टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शंस, इसके दो लॉज हैं। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला लॉ क्या बोलता है? पहला लॉ बहुत सिंपल बात बोलता है कि अगर इंसिडेंट रे एक प्लेन में ट्रेवल कर रही है, उसको एग्जांपल समझने के लिए हम इस बोर्ड को एक प्लेन ले लेते हैं। ये बोर्ड मेरा एक प्लेन है, उसमें ये इंसिडेंट रे आई, ठीक है जी। तो लॉ ये बोलता है कि जो आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे वो भी इसी प्लेन में होना चाहिए। उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो परपेंडिकुलर, जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं, वो जो आप ड्रॉ करोगे वो भी इसी प्लेन में होना चाहिए, मतलब बोर्ड के ही प्लेन में। मतलब नॉर्मल को आप ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते परपेंडिकुलरली टू द प्लेन, वो प्लेन में ही होना चाहिए। थर्ड थिंग, जो रिफ्रैक्टेड रे होगी, चाहे अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो, चाहे अवे फ्रॉम द नॉर्मल या फिर टुवर्ड्स द नॉर्मल हो, वो भी प्लेन में ही होंगी। मतलब फर्स्ट लॉ ये बोलता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे all belong to the same plane. That means mathematically they are coplanar lines. ये सारी रे कोप्लेनर होंगी, एक ही प्लेन को बिलोंग करेंगी। आई होप आप इस एग्जाम्पल की हेल्प से समझे होंगे। फर्स्ट लॉ, ये लॉ रिफ्लेक्शन में भी कॉमन ही होता है कि सारी रेज एक ही प्लेन को बिलोंग करती हैं, प्लेन को छोड़ के नहीं जाती। सेकेंड लॉ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉल्ड स्नेल्स लॉ।
स्नेल्स लॉ सिर्फ लाइट में ही नहीं, हमारे ह्यूमन मैकेनिक्स में भी बहुत काम का है। मैं उसको बताऊंगा एक एक्टिविटी के थ्रू कैसे। पहले यहां डिस्कस करते हैं। एज पर स्नेल्स लॉ, लेट अस टेक आ सोर्स एस, जिससे बहुत सारी लाइट रेज निकल रही हैं। ये मैंने एक ट्रांसपेरेंट मीडियम का इंटरफेस बना दिया। मतलब यह है कि इसके एक तरफ मीडियम 1 है और दूसरी तरफ मीडियम 2 है। मतलब ये इंटरफेस दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। दोनों मीडियम डिफरेंट होने चाहिए और ये इंटरफेस जो है वो दोनों मीडियम को सेपरेट कर रहा है। मीडियम ट्रांसपेरेंट है तो रिफ्रैक्शन होगा। बस यहां पर एक चीज जरूर नोट करनी है कि कोई भी सरफेस या कोई भी मीडियम 100% ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। तो कुछ परसेंटेज में रिफ्लैक्शन भी हो जाता है और कुछ परसेंटेज में एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट भी हो जाता है। और इसी रीजन की वजह से जो इंटेंसिटी होती है लाइट की, वो इंसिडेंट वेव की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू रिफ्रैक्टेड रे। मतलब इंटेंसिटी ऑफ रिफ्रैक्टेड रे कम होगी इंसिडेंट रे से, क्योंकि कुछ परसेंटेज में वो रिफ्लेक्ट भी हो चुका है और सरफेस ने कुछ परसेंटेज में एब्जॉर्ब भी कर लिया है। बिकॉज नो सरफेस इज परफेक्टली 100% ट्रांसपेरेंट। तो लेट अस सपोज हम सिंप्लिसिटी के लिए एक रे ले रहे हैं, सोर्स से आती है, जिसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। एंगल हम हमेशा नॉर्मल से ही लेते हैं। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। अब यहां पर हम देखते हैं कि लाइट इस तरह बेंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल आर, विच इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्टेड रे मेक विद द नॉर्मल, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है जी। अभी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमने ये मान लिया कि जो सोर्स से एक लाइट रे आ रही थी, सिंप्लिसिटी के लिए एक ही रे ली है मैंने, वो आफ्टर द रिफ्रैक्शन जैसे ही उसने ये इंटरफेस यानी बाउंड्री को क्रॉस किया, दूसरे मीडियम में पहुंची, तो वो बेंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो दैट मीन्स अगर मैं सोर्स मीडियम 2 में रख दूं और फिर रिफ्रैक्ट इंसिडेंट लेके जाऊं, तो अब ये बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। पहले केस में मीडियम 1 से मीडियम 2 आने में अगर वो बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो रही थी, तो ऑफ कोर्स 2 से 1 जाने में वो बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। क्यों होगा वो मैं भी डिस्कस करूंगा डिटेल में। स्नेल्स लॉ मैं पहले इसकी हेल्प से आपको क्लियर करता हूं। स्नेल्स लॉ सेज दैट कि इन रिफ्रैक्शन द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is always constant. Sine of angle of incidence and sine of angle of refraction वो हमेशा constant रहता है during refraction, और इसी constant को बोला जाता है refractive index of medium 2 with respect to medium 1 और medium 1 with respect to medium 2 as per the case। अगर हम ये केस पहला मान लें, जब bend towards the normal हो रहा था, तो इंसिडेंट रे फर्स्ट मीडियम में थी और रिफ्रैक्टेड रे सेकंड मीडियम में थी। तो हम यहां पर फर्स्ट केस मान के इसको क्या लिख देंगे, μ21। कई बुक में इसको ऐसे भी लिखा जाता है और कई बुक में इसको n भी बोला जाता है, n21। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो था इक्वल टू ए कांस्टेंट एज पर स्नेल्स लॉ। दैट कांस्टेंट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, the refractive index of one medium with respect to other medium। क्लियर है ये बात? This is the Snell's law। अभी हम इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को काफी डिटेल में करते हैं। उससे पहले एक एक्टिविटी, जैसे मैंने बोला स्नेल्स लॉ सिर्फ रिफ्रैक्शन और लाइट में ही नहीं, हमारे मैकेनिक्स और जनरल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटी एक एनसीईआरटी में दी हुई है, काफी अच्छी एक्टिविटी है, ड्रोनिंग चाइल्ड की। एक स्विमिंग पूल है जिसमें एक बच्चा डूब रहा है, मान लो यहां पर वो चाइल्ड है सी, यहां पर वो लाइफ गार्ड है जिसने देखा और उसको बचाने के लिए वो दौड़ने लगा। अब उसको कम टाइम में उस सी तक पहुंचना है, तो उसके पास बहुत सारे वेज हैं, या तो ऐसे जाके फिर थोड़ा डाइवर्ट हो जाए इस तरफ, या फिर वो सीधा चला जाए, या फिर वो ऐसे जाए और फिर ऐसे हो जाए।
जैसा भी उसको 3 पाथ उसके पास मिले उसको। अब वो इन तीनों में से कौन सा पाथ फॉलो करे जिससे कि उसको मिनिमम टाइम लगे उस चाइल्ड तक पहुंचने के लिए और उस चाइल्ड को बचा पाए। तो यहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंटली यूज होता है स्नेल्स लॉ। अगर आपको स्नेल्स लॉ की नॉलेज होगी तो साइन आई अपॉन साइन आर जिस डिस्टेंसेस के लिए सेटिस्फाई करेगा वो डिस्टेंसेस अगर वो लेगा तो मिनिमम टाइम में वो चाइल्ड को बचा सकता है। तो स्नेल्स लॉ सिर्फ लाइट तक ही सीमित नहीं है, इसका काफी अच्छा एप्लीकेशन जो मैंने अभी आपको दिखाया। चलिए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। अभी हम स्नेल्स लॉ पे बातें कर रहे थे कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ऑटोमेटिक एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा। कोई भी मीडियम हो जिसमें लाइट ट्रेवल करती है, उस मीडियम की एक ऑप्टिकल डेंसिटी होती है। हर मीडियम को डिफाइन करने के लिए जिसमें लाइट ट्रेवल करती हुई जाती है एक ऑप्टिकल डेंसिटी वर्ड आता है विच इज डिफरेंट फ्रॉम मास अपॉन वॉल्यूम वाली डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी और मास अपॉन वॉल्यूम वाली डेंसिटी डिफरेंट हैं, टू थिंग्स। आप बिल्कुल भी एक दूसरे को रिलेट मत करना। मैं यहां बात कर रहा हूं ऑप्टिकल डेंसिटी की। तो जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है किसी भी मीडियम की, वो 2 चीजों पर डिपेंड करती है। उस मीडियम की ट्रांसमिशन पावर कि कितना वो लाइट को ट्रांसमिट कर सकता है, और उसकी एब्जॉर्प्शन पावर कि कितना वो लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। ये 2 चीजें उस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी बनाते हैं। द पावर टू ट्रांसमिट द लाइट एंड पावर टू एब्जॉर्ब द लाइट। पावर टू ट्रांसमिट एंड पावर टू एब्जॉर्ब द लाइट, दैट मेक्स ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ दैट मीडियम। तो ये तो बात हुई थ्योरेटिकली कि ऑप्टिकल डेंसिटी किसी मीडियम की क्या होती है, ट्रांसमिशन एंड एब्जॉर्प्शन पावर। लेकिन इसको मैथमेटिकली मेजर कैसे करें? तो इसको मैथमेटिकली मेजर करने के लिए ही आपको दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं RI, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट मेजर्स द वैल्यू कंपैरेटिवली कि कोई मीडियम कितना ऑप्टिकली डेंसर है। जितनी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम म्यू से शो करते हैं या एन से, जितनी ज्यादा म्यू की वैल्यू होगी, जिस भी मीडियम के लिए म्यू की वैल्यू ग्रेटर होगी, वो मीडियम उतना ही ज्यादा ऑप्टिकल डेंसर होगा। जिस मीडियम के लिए म्यू की वैल्यू बहुत ग्रेटर होगी, वो मीडियम काफी ज्यादा ऑप्टिकल डेंसर होगा। ठीक है जी। अब ये जो म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हमें 2 टाइप से क्लासिफाई होता है। एक होता है ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक होता है हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम 2 टाइप से क्लासिफाई करते हैं, एक रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू सम अदर मीडियम, सेकंड इज ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर कैलकुलेट करना। विथ रिस्पेक्ट टू एयर क्यों कैलकुलेट करते हैं और उसको एब्सोल्यूट क्यों बोलते हैं? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैं एयर का कैलकुलेट करूं तो वो होता है 1। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। तो एयर के कंपैरिजन में अगर मैं किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूंगा तो वो उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मुझे दे देगा, उसीलिए उसको बोलते हैं ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है जी। ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का कैलकुलेट करने के लिए इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन सेज दैट कि इट इज द रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप कैलकुलेट कर रहे हैं। तो v इज दैट स्पीड ऑफ लाइट जो कि उस मीडियम में है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लियर है? ये बेसिक डेफिनेशन कहलाती है। अब इसी डेफिनेशन को मैं वेवलेंथ की फॉर्म में भी लिखता हूं। वेवलेंथ की फॉर्म में भी ये हो जाती है लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश। लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर, लैम्डा डैश वेवलेंथ ऑफ लाइट इन दैट
मीडियम। तो मतलब लाइट की स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो एंड वेवलेंथ का रेशियो सेम आता है। क्यों? बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज द ओनली फिजिकल क्वांटिटी और फिजिकल पैरामीटर एसोसिएटेड विद द लाइट। फ्रीक्वेंसी which is unchanged remains constant during refraction। फ्रीक्वेंसी ही एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है एसोसिएटेड विद द लाइट जो रिफ्रैक्शन के समय चेंज नहीं होती है। इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी थी वही फ्रीक्वेंसी रिफ्रैक्टेड लाइट की होती है। ये आप बात दिमाग में बिठा लीजिए। जो फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की थी वही फ्रीक्वेंसी रिफ्रैक्टेड लाइट की रहेगी। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता, बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो जाती हैं। तो अगर अपन देखेंगे एक रिलेशन जो हमको सबको पता रहता है, दैट स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। सिंस फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो गई तो इक्वालिटी साइन की जगह प्रोपोर्शनल साइन आ गया। तो आपको पता पड़ गया होगा कि ये रिलेशन मैंने ऐसे निकाला था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी और वेवलेंथ ऑफ द लाइट, इसलिए मैंने यहां पर ये रिलेशन लिखा है। क्लियर है बात? फ्रीक्वेंसी रिफ्रैक्टेड रे की और इंसिडेंट रे की बिल्कुल सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है, जैसे हमने लिखा μ21। अब μ21 को मैं रीड कैसे करूंगा और क्या बोलूंगा? refractive index of second medium with respect to first medium। refractive index of second medium with respect to first medium is called absolute or is called relative refractive index, which is μ21। that relative refractive index can be related to absolute refractive index by μ2 upon μ1। μ2 is the absolute refractive index of medium 2 with respect to air, that means only with of medium 2। μ1 absolute refractive index of medium 1, in other words with respect to air, but air का तो 1 है तो उस medium का ही refractive index हो गया। और अगर हम यहां पे इसको वेलोसिटी से रिलेट करेंगे तो μ2 की जगह मैं क्या लिखूंगा? c अपॉन v2, और μ1 की जगह लिखूंगा c अपॉन v1। तो मुझे यहां से क्या रेशो मिल जाएगा? v1 अपॉन v2। तो ये मुझे रिलेशन मिल गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ और वेलोसिटीज इन दैट मीडियम के साथ रिलेशन मुझे मिल गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ठीक है जी। अब मैं वापस यहां जाता हूं जहां की स्टोरी मैंने आपको छोड़ के यहां ले आया था। मैंने बोला था कि जितना ज्यादा म्यू का वैल्यू होगा उतना ज्यादा वो मीडियम ऑप्टिकली डेंसर होगा, और वाया दिस रिलेशन यू कैन सी दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी, या फिर ये वाले रिलेशन से भी आप देख सकते हैं, सी तो कांस्टेंट है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। वो वेलोसिटी यानी स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स जितना ज्यादा ऑप्टिकल डेंसर मीडियम होगा, आप रिलेट करना ध्यान से, जितना ज्यादा ऑप्टिकल डेंसर मीडियम होगा उतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, और जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी कम उसमें स्पीड ऑफ लाइट होगी। तो जितना ज्यादा डेंसर मीडियम उतनी कम स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा रहता है। तो अब हम यहां पर आते हैं 1 and 2 में बोल रहा था मैं कि बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, बिकॉज 1 and 2 जाते समय अगर बैंड टुवर्ड्स हो रही है मतलब स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो रही है। लॉन टेनिस वाले एग्जांपल को इससे कंपेयर करके देखिए, तो 1 से 2 जाने में अगर लाइट की स्पीड कम हुई है, लाइट की स्पीड कब कम होती है? जब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में आती है। तो हम बोल सकते हैं फर्स्ट मीडियम इज ऑप्टिकली रेयरर एंड सेकेंड मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर, इसीलिए स्पीड कम हो गई, इसलिए बैंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल हो गई। उसी में हमने सेकेंड एग्जाम्पल बनाया जब 2 से 1 जा रही थी। 2 में स्पीड कम है, 1 में ज्यादा है, क्योंकि 2 ऑप्टिकली डेंसर है, 1 ऑप्टिकली रेयरर। तो कम स्पीड से ज्यादा स्पीड हो रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है, दैट्स वाई बैंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन एंड दिस इज ऑल अबाउट द स्नेल्स लॉ एंड डिटेलिंग अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इज दैट क्लियर? अब ऑप्टिकल डेंसिटी से आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, मैं
अब लास्ट में एक बार इस पूरी चीजों को एक फैक्ट में पुरो देता हूं आपके लिए. Snell's law says that sine of angle of incidence to sine of angle of refraction during refraction is always constant, और that constant is refractive index. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमने दो टाइप देखे, ऑब्सोल्यूट एंड रिलेटिव. ऑब्सोल्यूट मतलब उस खुद मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि एयर का 1 होता है तो उस मीडियम का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे मिल जाता है. रिलेटिव मतलब एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम. ठीक है जी. फिर हमने देखा कि ऑप्टिकल डेंसिटी किसी भी मीडियम की ट्रांसमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट पावर को बताता है, जिसको मैथमेटिकली हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मेजर करते हैं. जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही डेंसर उस ऑप्टिकल डेंसिटी उस मीडियम की ज्यादा होगी, और उतनी ही कम उसमें वेलोसिटी और उतनी ही कम उसमें वेवलेंथ होगी लाइट की. क्लियर है. चलिए इसकी नेक्स्ट बात पे चलते हैं कि आखिर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किन किन चीजों पे और किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो अपन यहां फ्लो चार्ट बनाते हैं. सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट पर. सबसे पहला फैक्टर जिस पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है वो है वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट. जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी इंसिडेंट लाइट की, उसके लिए उस मीडियम का पर्टिकुलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही कम होगा. मैं डायरेक्टली इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं बोल सकता, बिकॉज मैथमेटिकली दे आर नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बट यस देयर रिलेशन इज इनवर्स. कि अगर वेवलेंथ बहुत ज्यादा है लाइट की, तो उस लाइट के लिए उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम हो जाएगा, तो उस लाइट के लिए वो रेयर मीडियम बन सकता है. ठीक है जी. बहुत इंपॉर्टेंट बात, लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 बैंड ऑफ कलर्स. व्हाइट लाइट की बात कर रहा हूं मैं, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, इन सबकी वेवलेंथ अलग होती है. दैट इज वाई जब ये आप डिस्पर्शन देखते हैं ना प्रिज्म में, कि एक लाइट 7 बैंड में क्यों स्प्लिट हो रही है व्हाइट लाइट, क्योंकि वो सेम मीडियम है, लेकिन उस सेम मीडियम के लिए जो व्हाइट लाइट के 7 कंपोनेंट्स हैं, उन सबकी वेवलेंथ डिफरेंट होने के कारण उन सबके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है. और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट पे साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज हो जाता है सबके लिए. कोई ज्यादा डेविएट हो जाता है, कोई कम डेविएट होता है. डेविएशन मतलब ये चीज, अगर ये लाइट इंसिडेंट जो हुई है अगर वो डेविएट नहीं होती तो ऐसे जाती, लेकिन वो ऐसे गई तो इतना अपने पाथ से डेविएट हो गई. दिस इज कॉल्ड डेविएशन प्रोड्यूस बाय द इंटरफेस, ट्रांसपेरेंट मीडियम के इंटरफेस में. तो अब आप समझ गए होंगे वेवलेंथ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है. उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल डिस्पर्शन में आप देखते हो, डिफरेंट कलर्स के लिए डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो भी सेम मीडियम का. तो इससे बहुत बड़ी बात आपको पता लगती है कि डिफरेंट कलर्स के लिए किसी एक मीडियम का भी, अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर एक कलर के लिए डिफरेंट है, इसीलिए उनमें डेविएशन डिफरेंट आता है. ठीक है. सेकेंड फैक्टर पे आते हैं. सेकेंड फैक्टर है टेम्परेचर. जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा मीडियम में, उतना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता चला जाएगा. हॉट एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा एज कंपेयर टू कोल्ड एयर. और यहां पर आपको मिराज याद आ रहा होगा. यस, दैट ऑप्टिकल इल्यूजन बेस्ड ऑन दिस फैक्ट दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए सिंगल मीडियम डिपेंड ऑन टेम्परेचर. अगर उसमें डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर लेयर्स हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में होती हैं, तो वो डिफरेंट डिफरेंट लेयर डिफरेंट डिफरेंट मीडियम की तरह एक्ट करेंगी, क्योंकि उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है. तो ये हुआ सेकेंड फैक्टर. आप चीजों को अच्छे से नोट करते जाना मैं जो बोल रहा हूं. थर्ड फैक्टर पे हम आते हैं इम्प्योरिटीज. ये आपको शायद नई चीज लग रही होगी, लेकिन ये नई नहीं है. कई जगह इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि वो लोग स्कैटरिंग डायरेक्टली पढ़ाने लगते हैं. दे फॉरगॉट इम्प्योरिटीज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन स्कैटरिंग. यस, यू हर्ड करेक्टली. स्कैटरिंग जो फेनोमेनन होती है ना, वो इनके कारण होती है, इम्प्योरिटीज जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है.
इम्प्योरिटीज एक ऐसी चीज है, अगर ज्यादा इम्प्योरिटी है किसी मीडियम में तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ जाएगी, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो जाएगा। इन दो फैक्टर के इंक्रीज होने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हो रहा था, लेकिन इम्प्योरिटीज के इंक्रीज होने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? तो तीन फैक्टर पे डिपेंड करा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टेम्परेचर, वेवलेंथ एंड impurity, and of course to that medium also for a monochromatic light। जो सिंगल वेवलेंथ की लाइट आएगी उसके लिए वाटर है, एयर है, या टर्पेंटाइन ऑयल है, या ग्लास है, उन सब का एक अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो इसमें फोर्थ फैक्टर डाल सकते हैं अपन मीडियम पे, कि उस मीडियम के कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करती है। क्योंकि जैसे अपन ने बात किया था, ऑप्टिकल डेंसिटी जो आती है वो मीडियम की कैपेबिलिटी बताती है, द परमिएबिलिटी ऑफ दैट मीडियम टू ट्रांसमिट ऑफ लाइट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, कि उसमें कितनी पावर्स हैं। दैट इज द ऑप्टिकल डेंसिटी विच मेजर्ड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4 पॉइंट पे डिपेंड किया, 4 फिजिकल थिंग्स पे, टेम्परेचर, वेवलेंथ, इंप्योरिटीज एंड दैट मीडियम पर्टिकुलरली। So this is all about the refractive index, and this is all about the basic laws of refraction, and हमने रिफ्रैक्शन के बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल भी देख लिया और बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है जी, टुवर्ड्स द नॉर्मल में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है व्हेन इट गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, एंड व्हेन इट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर वेलोसिटी इंक्रीज होती है, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर है यहां तक बात? चलिए अब हम रिफ्रैक्शन से जुड़े उसके एप्लीकेशंस करते हैं कि हमारी लाइफ में जो रिफ्रैक्शन होता है वो ऑफ कोर्स हमारी देखने में मदद करता है चीजों को, लेकिन उसके अलावा और क्या क्या इल्यूजन क्रिएट करता है हमारी लाइफ में, अब हम वो देख लेते हैं। रिफ्रैक्शन काफी सारे इल्यूजन आपको क्रिएट करके देता है। उस इल्यूजन की बात करने से पहले आप एक बात हमेशा याद रखना, सारे एंगल्स जो होते हैं वो नॉर्मल से मेजर होते हैं। तो कई बार बहुत बेसिक चीज में अपन गलती कर जाते हैं। अगर ये कोई सरफेस है ट्रांसपेरेंट और लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भाई 90 नहीं है, 0 है। और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो कई लोग स्नेल्स लॉ लगाने लगते हैं और उनको जाने कौन कौन सी वैल्यूज मिलती हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 हो जाएगा, ये याद रखना। और ये स्नेल्स लॉ से भी आएगा, साइन 0 इज 0 विच इज इक्वल टू साइन आर इंटू कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट की वैल्यू तो 0 नहीं है, तो 0 कौन हुआ? साइन आर। क्योंकि दो चीजों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो दोनों में से कोई एक चीज या दोनों चीज 0 होना जरूरी है। तो इस केस में स्नेल्स लॉ ब्रेक नहीं हो रहा है, वैलिड है भाई, बिल्कुल वैलिड है। साइन आई इक्वल टू साइन आर इंटू कॉन्स्टेंट, लेकिन साइन आई 0 की वजह से 0 हो गया तो साइन आर इंटू कॉन्स्टेंट 0 हो गया। तो कॉन्स्टेंट 0 नहीं है तो साइन आर 0 होगा, साइन आर 0 है तो आर 0 होगा। बिल्कुल सही जवाब। ठीक है जी, तो ये बात आप हमेशा याद रखना कि एंगल मेजर करने में गलतियां मत करना। वो छोटे छोटे क्वेश्चन जो फ्रेम करते हैं लिटिल लिटिल ट्विस्ट के साथ, उसमें ये एंगल से ही घूमते हैं, और जो बच्चे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे होते हैं तो उनसे ये बहुत मिस्टेक्स होती हैं। आप भले ही फोकस कम करिए लेकिन फैक्ट्स को एज इट इज अपने मन में स्टोर करिए, तो एटलीस्ट जो बेसिक्स क्वेश्चंस आएंगे ट्विस्ट वाले उनमें आपकी मिस्टेक्स नहीं होंगी। अब जैसा मैंने बोला, मैं बात करता हूं रिफ्रैक्शन से रिलेटेड एप्लीकेशंस ऑफ फेनोमेनन्स जो हमारी लाइफ में ऑटोमेटिकली आ जाती हैं जैसे ही रिफ्रैक्शन आया। सबसे पहला आता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्या आता है पहला? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के लिए मैं एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ड्रॉ करता हूं। ये मेरी एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। सिंस ये ग्लास है तो बाहर का एटमॉस्फेयर एयर होगा, अंदर का ग्लास है, फिर इसके बाहर एयर होगा। अगर यहां कहीं मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है O, जिससे लाइट सोर्स इंसिडेंट होके सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है, मैंने सिंप्लिसिटी के लिए अगेन एक रे ड्रॉ कर ली है, तो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मुझे नॉर्मल भी ड्रॉ करना पड़ेगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा।
Since it is going from air to glass, rarer to denser, it will bend towards the normal. तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम हो जाएगा, ये रहा वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अरे यहां तो फिर मीडियम चेंज होने लगा, तो हम इस पॉइंट पे अब फिर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, है ना, क्योंकि मीडियम फिर चेंज होने लगा। लेकिन अगर आप दो पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट लगाओगे तो आर और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये भी आर हो गया। अब ये जो रे बाहर निकलेगी जिसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे, वो जो एंगल बनाएगी एंगल ऑफ इमर्जेंट, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बिल्कुल इक्वल रहेगा। क्योंकि ये वाली इमर्जेंट रे, अगर ये इंसिडेंट रे डेविएट नहीं होती तो ये दोनों आपस में पैरेलल होती। ये बहुत बड़ा फैक्टर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का। जो इंसिडेंट रे, अगर कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता तो वो अनडेविएटेड चली जाती इस लाइन की फॉर्म में, लेकिन सिंस रिफ्रैक्शन हो चुका है तो वो ये लाइन आ गई, लेकिन दोनों आपस में पैरेलल होती हैं। ड्यू टू दैट रीजन ये एंगल ऑफ इमर्जेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल हो जाता है। अब हम लगाते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी समझने के लिए स्नेल्स लॉ। पहला रिफ्रैक्शन हुआ, एयर से ग्लास में गया, साइन आई अपॉन साइन आर, स्नेल्स लॉ से क्या मिलेगा हमें, μ21 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। हम हमेशा रिफ्रैक्टर जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो मीडियम पहले लिखते हैं और जिसमें इंसिडेंट रे होती है वो मीडियम बाद में लिखते हैं। कई लोगों को इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है कि μ21 लिखूं या μ12 लिखूं, क्या लिखूं, क्योंकि जब एयर ग्लास एयर की प्रॉब्लम्स आती है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हुआ, तो वो समझ नहीं पाते एयर टू ग्लास लूं या ग्लास टू एयर। तो वहां पे आपको बहुत इंपॉर्टेंटली समझना है, जहां पर आपका रिफ्रैक्शन मीडियम है जिसमें रिफ्रैक्टेड रे जा रही है वो हो जाता है आपका सेकेंड मीडियम, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका विद रिस्पेक्ट टू जिसमें इंसिडेंट रे थी उसके रिस्पेक्ट में लिखना पड़ेगा। ठीक है भाई, सेकेंड रिफ्रैक्शन हुआ ग्लास से जब एयर में गई। ये वाला रिफ्रैक्शन मैंने कब लिखा, जब एयर से ग्लास में गया। अब जा रहा है ग्लास से एयर में वापस, तो फिर मैं लिखूंगा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। वो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर आर है, अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहां पर ई मतलब आई है, इज इक्वल टू μ12। अब रिफ्रैक्शन एंगल जिसमें है वो सेकंड फर्स्ट मीडियम है, इसलिए मैंने देखो μ12 लिखा, तो इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखना। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करूं तो देखो मुझे क्या मिलेगा, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, दैट μ21 इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूं तो सॉरी इंटू μ12 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब मुझे मिल गया कि भाई μ21 is the reciprocal of μ12. This is the principle of reversibility, that refractive index of medium 2 with respect to 1 is just a reciprocal of refractive index of medium 1 with respect to 2. अगर μ21, let us suppose an example ले लेते हैं, μ21 3/5 है, तो अगर आपसे कोई μ12 कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा तो आप उसको क्या बोलोगे, 5/3 है, रेसिप्रोकल है। तो इसी तरह से कई न्यूमेरिकल्स में आपको आएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का दिया है, ग्लास का दिया है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है, वाटर का विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो हम क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। उल्टा कर देंगे इसको ज्यादा अच्छे से समझते हैं अपन वाटर लेके। वाटर का ग्लास के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इज दैट क्लियर टू यू? चलिए इसके बाद आगे चलते हैं इसके सेकंड फैक्ट पे, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में ही। ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है एक्चुअली में, आगे जाके लेंसेज वाली प्रॉब्लम्स भी आएंगी, लेकिन उससे पहले इस पार्ट से भी बहुत कुछ क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में भी, नीट में भी, और इवन इन बोर्ड्स
काफी क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स में, तो काफी क्वेश्चन ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी पे बेस्ड होते हैं, 1 1 मार्कर्स कि ए जी म्यू जी डब्ल्यू दे दिया म्यू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, और पूछ लिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास पता, तो दे वांट टू चेक कि वी यू नो और नॉट प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अब हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, अगेन रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब वाला। अब हम इसमें देखेंगे दो टाइप की शिफ्ट आती हैं व्हेन एवर रिफ्रैक्शन हैपन्स थ्रू द ग्लास स्लैब। जब रिफ्रैक्शन ग्लास स्लैब से होता है तो दो टाइप की शिफ्ट आती हैं, एक शिफ्ट आती है नॉर्मल शिफ्ट और एक शिफ्ट आती है लेटरल शिफ्ट। पहले हम देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय लेटरल शिफ्ट, फिर उसी रेक्टेंगुलर स्लैब में हम देखेंगे कि नॉर्मल शिफ्ट कैसे आती है। लेट अस सपोज ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है जिससे लाइट सोर्स होके जा रही है, इससे एक रे इंसिडेंट डायरेक्टली परपेंडिकुलर करते हैं तो वो बिल्कुल वैसे ही चली जाएगी, ठीक है, क्योंकि कोई भी रे अगर नॉर्मली इंसिडेंट होती है किसी सरफेस पे तो उसका रिफ्रैक्शन नहीं होता है, वो अनडेविएटेड चली जाती है। दूसरी रे ले लेते हैं जिसमें एक ऑब्लिक रे है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे स्ट्राइक कर रही है, वहां पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया। सेम डायग्राम जो हमने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में किया था। तो ऑफ कोर्स इट इज गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, तो रेयरर से डेंसर मीडियम में जाने में बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा, है ना। अगर ये रे रिफ्रैक्ट नहीं होती तो ये बिल्कुल सीधी ऐसी चली जाती है। तो अब यहां पर होगा इसका सेकंड रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन जैसे हमने देखा था रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में, ये इस रे के अनडेविएटेड इंसिडेंट रे के जो फाइनल इमर्जेंट रे है वो बिल्कुल पैरेलल जाती है आउट, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल है। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के लिए हमने यहां तक किया था, अब उसकी नेक्स्ट स्टेप, भले ही वो रे उसके पैरेलल है अनडेविएटेड इंसिडेंट रे के, लेकिन इन दोनों के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया है लेटरली। इस स्मॉल डी जो दो पैरेलल लाइन इमर्जेंट रे एंड अनडेविएटेड इंसिडेंट रे के बीच में जो परपेंडिकुलर शिफ्ट हो गई है, दिस इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट। इस डी को हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। और अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे विद डेरिवेशंस, ठीक है जी। अगर ये रे को हम बैक ट्रेस करें, सॉरी थोड़ा डायग्राम अजीब हो जाता है हाथ से बनाना, यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो ये डिस्टेंस अगर आप देखेंगे, ये पॉइंट अपन ए ले लेते हैं, ए ये पॉइंट ये रेक्टेंगल बन गया, तो ये डिस्टेंस भी डी आ जाएगा जो लेटरल शिफ्ट का डिस्टेंस था, ठीक है। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा होगा? वर्टिकली अपोजिट मैं रेड से बनाता हूं, वर्टिकली अपोजिट एंगल आ जाएगा ये वाला, ये भी आई हो जाएगा, है ना। लेकिन वी नो दैट कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये है, तो इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा हुआ? ये वाला आर हुआ। तो सिर्फ इतना बचा हुआ एंगल जो है ये वाला जो मैं मार्क कर रहा हूं वो हो जाएगा आई माइनस आर का। इज दैट क्लियर? अब मैं कुछ पॉइंट्स के नाम दे देता हूं जिससे हमें डेरिवेशन करना इजी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं डायग्राम आपको समझ में आ गया। इमर्जेंट रे का अगर आई एंगल है तो उसके वर्टिकली अपोजिट एंगल जो मैंने पूरा रेड से शो किया था वो भी आई हो जाएगा। ये एंगल रिफ्रैक्शन है तो बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये एंगल भी रिफ्रैक्शन हो गया जो हमने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में भी किया था। तो ऑटोमेटिकली ये वाला एंगल जो मैं डैश से दिखा रहा हूं वो आई माइनस आर हो गया, और रेक्टेंगल होने के कारण ये डिस्टेंस भी डी हो गया एज इक्वल टू दिस डिस्टेंस। अपोजिट साइड्स इन रेक्टेंगल आर इक्वल। अब हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं टू फाइंड द फॉर्मूला ऑफ लेटरल शिफ्ट। सबसे पहले हम चलते हैं इन ट्रायंगल ए बी एंड सी में। तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी एंड सी। अगर एबीसी ट्रायंगल में देखा जाए तो मुझे अगर कॉस आर निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? ये कॉस आर है, ए बी सी ट्रायंगल ये रहा।
तो एबीसी ट्रायंगल में कॉस आर कैसे आता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एबीसी ट्रायंगल में इस एंगल की एडजेसेंट साइड कौन सी है? एसी। और हाइपोटेन्यूज कौन सी है? एबी। तो यहां से मुझे एक रिलेशन मिल गया दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन कॉस आर। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन नाम देके रख देता हूं, सेव करके, आगे काम आएगी। अब मैं जाता हूं दूसरे ट्रायंगल की तरफ। इस पॉइंट का नाम देना भूल गए थे, इसको डी बोल देते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, क्योंकि ये मैंने परपेंडिकुलरली ड्रॉ किया है, क्योंकि लेटरल शिफ्ट एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है टू पैरेलल लाइन के बीच का, अनडेविएटेड इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे में। तो एबीडी में अगर मैं देखूं, ये एंगल आई माइनस आर है, तो मैंने लगाया साइन ऑफ आई माइनस आर, अपोजिट यानी डी अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये 90 डिग्री है, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गई? ए बी। इज दैट क्लियर? तो यहां से आप देख सकते हैं मेरे पास जो स्मॉल डी आएगा वो कितना आ जाएगा? ए बी इंटू साइन ऑफ आई माइनस आर। अब मैं साइन आई माइनस आर को एक्सपेंड कर लूंगा वाया फॉर्मूला ऑफ साइन ए माइनस बी। तो मैंने इसको एक्सपेंड कर लिया। डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं टू अंडरस्टैंड कि हम इसमें से कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं। तो मैंने इसको एक्सपेंड कर लिया, ए बी इंटू साइन आई इंटू कॉस आर माइनस साइन आर इंटू कॉस आई, साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले से। उसके बाद मैंने ए बी की वैल्यू यहां से फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से ए बी का वैल्यू यहां रख दिया। तो मुझे क्या मिलेगा? ए सी अपॉन कॉस आर। कॉस आर को मैं अंदर ले गया, तो इंडिविजुअली जब डिवाइड करूंगा कॉस आर को, सिंस दोनों सब्ट्रैक्शन में है तो कॉस आर डिनोमिनेटर में दोनों से डिवाइड होगा, इससे डिवाइड होगा, कॉस आर कैंसिल हो जाएगा और मुझे मिलेगा साइन आई माइनस, इससे डिवाइड करूंगा तो साइन आर अपॉन कॉस आर टेन आर हो जाएगा। तो यहां मिलेगा टेन आर इंटू कॉस आई। इज दैट क्लियर? ये मेरी आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे निकालना है tan r की वैल्यू, जिसके लिए मैं पहले लगाऊंगा स्नेल्स लॉ। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग, अगर मैं साइन आई अपॉन साइन आर कर रहा हूं तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये क्या आ जाएगा? म्यू 2 1 आना चाहिए, लेकिन म्यू 2 1 में म्यू 2 अपॉन म्यू 1 होता है। म्यू 1 जो कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो तो 1 है, तो ये आ जाएगा डायरेक्टली आपका म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। तो यहां से मुझे देखिए आप साइन आई अपॉन साइन आर करने से म्यू का वैल्यू मुझे आराम से मिल गया। अब मुझे tan r चाहिए, तो मैं tan r के लिए क्या करूं? साइन आर अपॉन कॉस आर करूंगा। मुझे साइन आर यहां से मिल जाएगा स्नेल्स लॉ से, और वो क्या मिलेगा? म्यू अपॉन साइन आई इंटू कॉस आर। अब मुझे कॉस आर की वैल्यू कहां से मिलेगी? तो कॉस आर की वैल्यू मैं यहां पर इक्वेशन नंबर 3 डाल देता हूं। कॉस आर की वैल्यू मुझे कहां से मिलेगी? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर आर। टिग्नोमेट्री की सबसे पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां पे मैं साइन स्क्वायर आर की वैल्यू रख दूंगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन आर की वैल्यू क्या थी? साइन आई अपॉन म्यू, है ना? साइन आई अपॉन म्यू। अपन यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक कर गए, ये म्यू अपॉन साइन आई की जगह मैं उसको उल्टा रख गया, सॉरी। हाँ, साइन आई अपॉन म्यू होना चाहिए था ये, ठीक है। इक्वेशन 3 थी। साइन आर की वैल्यू हमने रखी यहां पर साइन आई अपॉन म्यू, लेकिन होल स्क्वायर होने के कारण दोनों का स्क्वायर हो गया ये अंडर रूट में। तो आप देखेंगे कॉस आर की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी? एलसीएम लेके ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई
अंडर रूट में अपॉन म्यू स्क्वायर था, तो अंडर रूट हटाने के बाद सिर्फ म्यू बचा। वो इक्वेशन नंबर 4 आ गई मेरी। अब इस कॉस आर की वैल्यू को, और जो मैंने साइन आर की वैल्यू तो पहले ही रख चुका हूं, तो टेन आर में इक्वेशन थर्ड में मुझे सिर्फ कॉस आर की वैल्यू रखनी है। तो मैं देखिए टेन आर में साइन आई अपॉन म्यू इनटू कॉस आर विच इज अंडर रूट ऑफ कॉस आर डिनोमिनेटर में है, तो इसकी वैल्यू जब हम डिनोमिनेटर में रखेंगे तो म्यू ऊपर चला जाएगा, तो इनटू में म्यू आ गया, अपॉन में आ गया अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। म्यू म्यू कैंसिल हो गया, टेन आर की वैल्यू आ गई मेरी साइन आई अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। ये वैल्यू उठा के मैं डायरेक्टली इस फॉर्मूले में पुटअप कर दूंगा जहां मेरा टेन आर अटक रहा था। तो मेरे लिए लेटरल शिफ्ट आ गया D इक्वल टू AC। अगर आप देखेंगे AC तो वो ग्लास स्लैब की थिकनेस है, जो कि मैं T एज्यूम कर लेता हूं। AC इज द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, जो मैंने T एज्यूम कर लिया है। तो मैंने रख दिया T और ये वाली इक्वेशन में, और अंदर क्या रखूंगा, साइन आई ऑलरेडी वहां पर है, माइनस कॉस आई भी है, इंटू टेन आर। टेन आर की जगह वैल्यू मेरी ये आ चुकी है साइन आई अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। साइन आई कॉमन आ गया, लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला बन गया टी साइन आई इंटू 1 माइनस कॉस आई अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। ये बन गया आपका फाइनल फॉर्मूला ऑफ लेटरल शिफ्ट। Whenever a light refracted through a glass slab, the emergent ray is parallel to the undeviated incident ray, but it shift perpendicular to a distance small d, which is called lateral shift. और lateral shift निकालने के लिए ये रहा वो फॉर्मूला जो मैंने इस तरह से आपको डिराइव करके दिखाया है। डेरिवेशन में किसी भी टाइप की तकलीफ हो आप मुझे बताइएगा। वैसे मैंने कोशिश की है कि एक एक चीज को डिस्क्राइब करते हुए चलो। टेक्नोमेट्री इन्वॉल्व है, थोड़ा नीट के स्टूडेंट्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो दिस इज द लैटरल शिफ्ट। अब यहां से क्वेश्चन बनना शुरू होंगे कि लैटरल शिफ्ट डिपेंड किस किस पे करती है। थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहां से हम ऑब्जर्वेशन अपने शुरू करते हैं कि आखिर थिकनेस डिपेंड किस किस पे करती है। तो मैंने लिखा लैटरल शिफ्ट depends on angle of incidence, thickness of the glass slab and refractive index of the medium। जैसे ही मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखता हूं ऑटोमेटिकली एक और डिपेंडेंस आ जाती है, वो है वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो अल्टीमेटली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे अगर लैटरल शिफ्ट डिपेंडेंट है तो वो ऑटोमेटिकली वेवलेंथ पर डिपेंड कर जाती है। इसका मतलब ये है कि रेड लाइट और वॉयलेट लाइट दो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट हैं और इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफरेंट है, तो इन दोनों के लिए लैटरल शिफ्ट अलग होगा। दैट मीन्स इन कंक्लूजन हर कलर की लाइट के लिए डिफरेंट लैटरल शिफ्ट आपको मिलेगा, कीपिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब सेम। सो दीज आर द डिपेंडिंग फैक्टर जिस पे आप कैलकुलेट कर सकते हो और जिस पे डिपेंड करता है लैटरल शिफ्ट। अब अगर गौर से देखा जाए इन फॉर्मुलों में तो आप देख सकते हो टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है ये। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी। मतलब जितनी ज्यादा आपने ग्लास की थिकनेस ली, ये जितनी ज्यादा थिकनेस आप लोगे उतनी ज्यादा आपको लैटरल शिफ्ट मिलने लगेगी, कीपिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम। सेकेंड फैक्टर साइन आई। अगर आप एक चीज सोचो, एंगल ऑफ इंसिडेंस आप बढ़ाते जा रहे हो तो साइन आई की वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस से बढ़ती जाती है टिल 90 डिग्री। हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हैं और एक्यूट एंगल तक ही रहते हैं, तो साइन आई तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन कॉस आई डिक्रीज हो रहा है, उतने ही अमाउंट में साइन आई इंक्रीज हो रहा है।
तो जब ये पूरा होल क्वांटिटी अगर देखी जाए 1 माइनस डिक्रीज, तो 1 माइनस डिक्रीज मतलब ये क्वांटिटी मिलके मल्टीप्लाइड बाय इंक्रीमेंट क्वांटिटी आपके लेटरल शिफ्ट को इंक्रीज कर देंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी विद द डेरिवेशन। अच्छे से पॉइंट नोट करें। टेक्नोमेट्री की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो जरूर थोड़े से फॉर्मूले हैं टेक्नोमेट्री के, जिसमें ज्यादा नहीं, एक ही यूज किया है साइन ए माइनस बी का मैंने, ठीक है। तो ये है लेटरल शिफ्ट। इसी में दूसरी शिफ्ट भी आती है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। अब अपन वो डिस्कस करते हैं। उसका डेरिवेशन भी सिमिलर वे से ही होता है, तो उसके डेरिवेशन में मैं आपको नहीं ले जाऊंगा, काफी बोरिंग हो जाता है, तो उसके डेरिवेशन में नहीं ले जाऊंगा, डायरेक्टली उसका फॉर्मूला और उसके फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे अपन। तो अपना नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है नॉर्मल शिफ्ट। अब अपन क्या कर रहे हैं, नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट में अगर मैं इसी डायग्राम में इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं अपन, थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है ना, अब सीधा हो गया। ये इमर्जेंट रे की बैक ट्रेसिंग है। इमेज फॉर्मेशन करने के लिए जब रेज एक्चुअली मीट नहीं करती तो आपको पीछे लेके जाना पड़ता है। अगर यहां पे आपकी आईज होती, यहां पर अगर ऑब्जर्वर होता तो लाइट रे तो वो सीधी देखता, तो उसको लगता कि ये लाइट रे एक्चुअली यहां से आ रही है, तो हमारे ओ ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती वो इस पॉइंट पे बन जाती, क्योंकि हम सिर्फ सीधी रेज को देख पाते हैं। तो इसी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में अगर ऑब्जर्वर इस रे को यहां से देख रहा होता तो उसको बिल्कुल सीधा दिखता कि अरे ऑब्जेक्ट यहां होगा, जबकि ऑब्जेक्ट यहां है। तो ये जो डिफरेंस आ गया है इसी को बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। ये जो डिफरेंस आ गया है इसी को बोलते हैं नॉर्मल शिफ्टिंग हो गई है भाई ऑब्जेक्ट की। तो वही रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ का केस बन जाएगा इसमें, और हम इसका फॉर्मूला क्या बनाएंगे, 1 माइनस 1 अपॉन म्यू इंटू टी इज द नॉर्मल शिफ्ट। क्लियर है सर? सारी चीजें नॉर्मल शिफ्ट मतलब हमें जो इमेज दिख रही है उस ऑब्जेक्ट ओ की वो आई पे दिखने लगी है, शिफ्ट हो गई है थोड़ी सी वो, तो हमें वो शिफ्टिंग निकालनी थी, वो कितनी होगी। ठीक है जी, इसको हम बोलते हैं डेल टी। ये है वो डेल टी, ओ आई। मैं यहां मेंशन कर देता हूं, ओ आई इज इक्वल टू डेल टी, द नॉर्मल शिफ्ट। चलिए इसके बाद हमने लेटरल शिफ्ट देखा, हमने नॉर्मल शिफ्ट देखा, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी किया विद द हेल्प ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। इसी कड़ी में एक और फेनोमेनन होती है रियल एंड एपरेंट डेप्थ। एक्चुअली में हमें वो दिखता किसी और डेप्थ पर है, एक्चुअली में होता किसी और डेप्थ पर है। अगर मैं किसी चीज को ऑब्लिकली देखूं और वो दूसरे मीडियम में हो एज कंपेयर टू माय मीडियम, मैं एक ऑब्जर्वर हूं, मैं अगर एयर में खड़ा हुआ हूं, एक बाल्टी में पानी भरा हुआ है, उस बाल्टी में कोई बॉल गिरी हुई है या कोई ऑब्जेक्ट है, तो जब उससे लाइट रिफ्रैक्ट होके आएगी, अगर मैं ऑब्लिकली देख रहा हूं तो मैं बॉल की रियल डेप्थ को पकड़ नहीं पाऊंगा। मतलब अगर मैं हाथ डाल के निकालूंगा तो मेरा हाथ एग्जैक्टली वहां टच नहीं करेगा, अनलेस और अनटिल मैं उसको बिल्कुल परपेंडिकुलरली देख लूं, बिल्कुल ऊपर से देखूं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, और दैट हैपन्स ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्योंकि लाइट जब रिफ्रैक्ट होके आती है तो अपना पाथ को बेंड कर लेती है, और हमें जब ऑब्जर्वर के पास जब वो लाइट रे पहुंचती है तो ऑब्जर्वर की आईज उसको स्ट्रेट पीछे की तरफ बैक ट्रेस करती हैं, तो उसको वो रियल डेप्थ नहीं करेक्टली दिखती है, उसको वो एपरेंट डेप्थ के रूप में दिखती है। चलिए मैं अपनी बातचीत को फिगर के रूप से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। लेट अस सपोज ये एक आपका बकेट है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है, वाटर इज द मीडियम। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लेट अस सपोज यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका नाम दे देते हैं
ओ। अब अगर मैं सीधे देखता तो लाइट सीधी तो कभी रिफ्रैक्ट होती नहीं है, वो सीधी चली जाती है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर मैं ऑब्लिकली देख रहा हूं, जो लाइट रेज इससे रिफ्रैक्ट होके ऑब्लिकली आ रही हैं, तो इंटरफेस चेंज होते ही मीडियम चेंज हो गया और इट इज गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर। वाटर इज ए डेंसर मीडियम, एयर इज ए रेयरर मीडियम, इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये बन गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस नॉर्मल को अपन थोड़ा आगे एक्सटेंड कर लेते हैं, इस पॉइंट को ए बोल देते हैं। ये ऑब्जेक्ट के पॉइंट को मैंने ओ ही बोला हुआ है, उसको ऑब्जेक्ट भी माना हुआ है। अब जो ऑब्जर्वर है यहां पर जो ऑब्जर्वर है, सिंस हमारी ह्यूमन बीइंग की एक आई की कैपेसिटी है कि हम स्ट्रेट रे देख पाते हैं, तो उसकी आंखें जब इसको स्ट्रेट करेंगी तो उसको ऐसा लगेगा कि ये एक्चुअली में ऑब्जेक्ट यहां है, तो इस ओ ऑब्जेक्ट की इमेज को वो आई पे फॉर्म कर देगा। तो एग्जैक्टली जो आपकी रियल डेप्थ थी, ये इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं, ए ओ दे दिया इसको, इसको बी नाम दे देते हैं। तो बी ओ जो है वो आपकी है रियल डेप्थ। लेकिन ऑब्जर्वर को वही ऑब्जेक्ट कहां दिख रहा है, आई पर, वो उसकी बन गई एपरेंट डेप्थ। डेप्थ और हाइट में एक फर्क आप हमेशा जानिएगा, डेप्थ हमेशा टॉप से बॉटम मेजर करते हैं और हाइट हमेशा बॉटम से टॉप, डेप्थ मेजर कर रहे हैं। तो इमेज की जो एपरेंट डेप्थ है वो हो गई बी आई। जो आपको इल्यूजन नजर आ रहा है दैट इज ओनली ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर लाइट रिफ्रैक्ट नहीं होती, क्योंकि दो डिफरेंट मीडिया इन्वॉल्व हो गए, तो लाइट रिफ्रैक्ट हो गई। लाइट रिफ्रैक्ट हो गई तो ऑब्जर्वर को इल्यूजन हो गया कि ये ऑब्जेक्ट यहां नहीं यहां है, जबकि ये उसका इल्यूजन है, एग्जैक्टली में ऑब्जेक्ट यहां है। इसी वजह से एपरेंट डेप्थ हमारी पिक्चर में आ जाती है। अब इस एपरेंट डेप्थ को और रियल डेप्थ को रिलेशन कैसे फाइंड करें, तो इसके लिए बहुत सिंपल फंडा हम यूज करते हैं। पहले ये 10 आर, सॉरी मैं इसको आर लिख गया हूं, ये आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर मैं देखूं, इस पॉइंट को भी कुछ नाम दे देते हैं सी। अगर मैं देखूं इन ट्रायंगल सी ए ओ, तो मैं लिखता हूं इन राइट एंगल ट्रायंगल सी ए ओ, इन राइट एंगल सी ए ओ, क्योंकि ये नॉर्मल था तो ये 90 डिग्री हुआ, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज ट्रिग्नोमेट्री की, फॉर स्मॉल एंगल्स, अगर मैं स्मॉल एंगल्स की बात करता हूं, फॉर स्मॉल एंगल्स, और ये स्मॉल स्मॉल एंगल्स ही हैं, तो मुझे वहां पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट नजर आता है कि साइन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू टेन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा। स्मॉल एंगल्स के लिए मैथमेटिक्स में साइन थीटा और टेन थीटा दोनों थीटा के इक्वल होते हैं, तो हम साइन थीटा और टेन थीटा को भी इक्वल कर सकते हैं। तो यहां पर मैं यही फंडा यूज करूंगा, तो मैं लगाऊंगा साइन आई कैलकुलेट करने के लिए, सिंस इट इज ऑल्सो इक्वल टू टेन आई। तो मैंने फंडा लगा दिया टेन आई इस ट्रायंगल में विच इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट मीन्स ओ ए अपॉन सी ए, यानी ए सी। अगर ओ ए को अपन एक्स ले लें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अपना जो ये आ जाएगा एक्स अपॉन ए सी, और ए सी क्या है, रियल डेप्थ, ए सी यानी रियल डेप्थ। तो एक रिलेशन तो ये आ गया, साइन आई मुझे मिल गया, फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं क्या करता हूं, मुझे पता है ये एंगल आर है, ये वाला एंगल आर है, यहां पर मैं वर्टिकली अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। जब इस रे को बैक ट्रेस किया तो ये वही रे है, इसका और इस लाइन के बीच का एंगल जो नॉर्मल है वो भी आर हो जाएगा, ये वाला एंगल आर हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल के कॉन्सेप्ट से। तो अब मैं यहां से नई इमेज से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करके इसको भी 90 बना लेता हूं। अब मैं लगाता हूं और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं डी, इन राइट एंगल ट्रायंगल सी डी आई। डायग्राम क्लियर हो रहा है ना, इन
राइट एंगल ट्रायंगल CDI। इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगेन मैं यही प्रिंसिपल यूज करता हूं कि साइन आर इक्वल टू टेन आर इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट क्या है? DI अपॉन एडजेसेंट क्या है? CD। तो मेरा साइन आर कितना आ जाएगा? आई नो दैट DI इज इक्वल टू AO। ये रेक्टेंगल बन रहा है ना, दोनों 90 डिग्री हैं और एडजेसेंट एंगल 90 डिग्री हो, रेक्टेंगल बन गया, DI भी x आ गया, x अपॉन CD। CD क्या है? देखो एपरेंट डेप्थ। ये आ गया मेरा सेकंड इक्वेशन। अब मुझे सिर्फ इतना करना है कि स्नेल्स लॉ लगाना है, मेरा काम खत्म हो जाएगा। तो भाई बाय स्नेल्स लॉ अब मैं इसको स्नेल्स लॉ लगा के लिख देता हूं, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू। इसको मैं μ21 लिख सकता था, लेकिन μ1 जो इस मीडियम का है वही रह जाएगा। इस मीडियम का म्यू तो 1 है एयर का, और जो इंसिडेंट में होता है उसको हम सेकंड मीडियम, जो रिफ्रैक्शन में होता है उसको हम सेकंड मीडियम लेते हैं। तो इसको अगर मैं μ21 भी लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं। ठीक है जी। साइन आई और साइन आर की वैल्यू रख देते हैं अपन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से। तो आप देख सकते हैं जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। क्या मिल जाएगा? एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ इज इक्वल टू μ21। μ21 मतलब μ2 अपॉन μ1, मतलब ये मिल जाएगा आपको, μ2 तो 1 है, एयर है, तो ये मिल जाएगा आपको 1 अपॉन म्यू इज इक्वल टू एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट जिसके कारण हमें चीजें जहां होती हैं, अगर उसको ऑब्लिकली देखेंगे दूसरे मीडियम की चीजों को, तो हमें वो एक्चुअली में कुछ ऊपर उठी हुई या कुछ नीचे गिरी हुई दिखती हैं। समटाइम्स इस केस में जब डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा था, इस केस में ही ऐसा हो रहा है जो जनरल केस है। ठीक है, मैं इसको और डिटेल में जाने की कोशिश करता हूं। ये जो शिफ्ट होता है ना आई से ओ के बीच का डिस्टेंस, जिसको मैं यहां ऐसे शो कर देता हूं रेड से, ये आई से ओ के बीच का डिस्टेंस होता है एपरेंट शिफ्ट। इसको अपन डेल टी बोल देते हैं, यहां पर इसको बोलते हैं एपरेंट शिफ्ट। तो आपका डेल टी क्या है? एपरेंट शिफ्ट, कि वो कितना शिफ्ट हो गया एपरेंटली फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड एपरेंट शिफ्ट। क्लियर है ना? अब इसमें एक चीज याद रखना, एपरेंट शिफ्ट दो टाइप की होती है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। इस केस में एपरेंट शिफ्ट पॉजिटिव है। जब आपका ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में हो और ऑब्जर्वर रेयरर मीडियम में हो, तो आपका एपरेंट शिफ्ट पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में है और आपका ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में है, तो वही शिफ्ट आपको मिल जाता है नेगेटिव। वही शिफ्ट आपको क्या मिल जाता है? नेगेटिव। क्लियर है? नेगेटिव मतलब क्या सर? नेगेटिव मतलब ये कि अगर इस केस में मान लो ये जो ऑब्जेक्ट रखा है ये डेंसर मीडियम, ये रेयरर मीडियम होता जहां पर ऑब्जेक्ट है, और बाहर वाला डेंसर होता, तो क्या होता? तो पहली रे तो नॉर्मली जाती, नॉर्मली वापस चली जाती वो। अगर हम देखते हैं दूसरी रे को इस इंटरफेस पे, तो अब ये बैंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल होती है, ये बैंड्स होती है टुवर्ड्स दी नॉर्मल, है ना? अब जब ये बैंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल होती है और इसको बैक ट्रेस करता मैं, तो ये कुछ इस तरह जाके नीचे मुझे मिलती, ऐसा लगता है कि टब के अंदर जाके करी हुई है। तो दैट मीन्स अगर एपरेंट शिफ्ट पॉजिटिव हो, वो तभी पॉजिटिव हो सकती है जब आपका ऑब्जर्वर रेयरर मीडियम में हो और ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में हो।
तो ऐसे ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो ऑब्जर्वर के पास में होती है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एपेरेंट शिफ्ट। लेकिन अगर ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में है और ऑब्जेक्ट उसका रेयरर मीडियम में है, तो ऐसे केसेस में जो इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की वो ऑब्जर्वर से दूर बनती है, उस केस को हम बोलते हैं एपेरेंट शिफ्ट इज नेगेटिव। ठीक है जी। आई होप रिफ्रैक्शन का जो फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें मैंने स्पेरिकल सरफेस से पहले बाकी सारे इफेक्ट को कवर किया हुआ है, आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, हमेशा याद रखें, पढ़ते रहें और अपनी प्रॉब्लम्स को छुपाए नहीं, बताते रहें, जिस पे भी आपको भरोसा हो। ठीक है जी, थैंक यू।